मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी क्लास। आज हम चैप्टर 25 स्टार्ट करेंगे। उसका जो रिमेनिंग पार्ट हमारा रह गया था हम वो डिस्कस करेंगे। उसमें पहला जो हमारे पास है टॉपिक दैट इज़ प्रेडेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। प्रेडेशन और सिग्निफिकेंस के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये एक रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, जिसमें एक प्रेडेटर और एक प्रे के तौर पे बिहेव करता है। इसमें प्रेडेटर जो है उसे हम कहते हैं इट इज़ एन एनिमल दैट प्रे ऑन अदर एनिमल दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ प्रेडेटर। तो प्रेडेटर हम कहते हैं एक एनिमल जो दूसरे को अपने फूड के तौर पे इस्तेमाल करता है, वो प्रेडेटर है, जिसे हम कंज्यूमर का नाम भी देते हैं क्योंकि वो खा रहा है उसे। और वो एनिमल जो कॉट अप हो जाता है, जो पकड़ा जाता है, जो शिकार हो जाता है, उसे हम प्रे का नाम देते हैं। ओवरऑल ये प्रोसेस कहलाता है प्रेडेशन का। इसमें पॉपुलेशन साइज जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है प्रेडेटर प्रे का एक दूसरे के साथ। हर एक पॉपुलेशन का जो साइज है इट इज़ ऑल्सो डिटर्मिन द साइज ऑफ द अदर। ठीक है, एक का साइज दूसरे के पॉपुलेशन को डिटर्मिन कर रहा है। अगर नंबर ऑफ प्रे लार्ज है तो ऑटोमेटिकली वो लीड करेगा इंक्रीज इन नंबर ऑफ अ प्रेडेटर, उससे प्रेडेटर का नंबर भी इंक्रीज होगा। सिमिलरली अगर एक प्रेडेटर प्रे को खा रहा है, उसकी पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब एक की पॉपुलेशन एक टाइम पर इंक्रीज होती है और दूसरे की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही होती है। इसी तरीके से नंबर ऑफ प्रेडेटर डिक्रीज होते हैं सिंस दे हैव स्मॉलर फूड सप्लाई। जैसे आपने कहा प्रे की क्वांटिटी अगर कम होती जाएगी तो ऑब्वियसली जो प्रेडेटर की तादाद है वो भी एक टाइम पर कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि उनकी फूड सप्लाई कम हो गई है। इसी तरह से नंबर ऑफ प्रेडेटर जैसे जैसे डिक्रीज होगा उतने में प्रे को टाइम मिल जाएगा कि वो अपनी रिप्रोडक्शन दोबारा से कर सके, तो इस तरह से उनका नंबर दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप साइक्लिक फॉर्म में चलता रहता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ प्रेडेशन और प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल जो है उसमें कैट माउस की एग्जाम्पल है। कैट उसमें प्रेडेटर और माउस प्रे है। फॉक्स रैबिट है, फॉक्स प्रेडेटर रैबिट प्रे है। सील प्रेडेटर है, फिश प्रे है। फ्रॉग प्रेडेटर, मॉस्किटो जो है वो प्रे है। हॉक इसमें प्रेडेटर है और स्मॉल बर्ड इसके अंदर प्रे है। फिर सेकंड जो फिनोमेना हम डिस्कस करने लगे दैट इज पैरासिटिज्म। ये भी एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप क्या है? इसमें एसोसिएशन है बेसिकली होस्ट और पैरासाइट दोनों के दरमियान में। It involves providing the parasite with the food, protection and condition for its survival. इसमें पैरासाइट को होस्ट फूड भी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन भी देता है, साथ साथ उसको जिंदा रहने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है उसकी वो भी उसे सप्लाई कर रहा है फॉर सर्वाइवल। पैरासाइट मे और मे नॉट हार्म द होस्ट, वो होस्ट को नुकसान पहुंचा भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन जब भी हम पैरासाइट की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम यही कहते हैं कि इट ऑलवेज हार्म द होस्ट, ये ज्यादातर बल्कि हमेशा ही होस्ट को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, डिजीजेस की बात करें तो डिजीजेस असल में इनका हार्मफुल इफेक्ट है जो वो प्रेडेटर को कॉज कर पैरासाइट्स होस्ट को कॉज करते हैं। इसमें हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो पैरासाइट्स डिजीज कॉज कर रहे होते हैं। ये जो प्रोसेस है जिस दौरान पैरासाइट होस्ट में डिजीज कॉज करते हैं उसे इन्फेस्टेशन का नाम दिया जाता है। पैरासाइट्स एक्टोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं और एंडो। इसका मतलब हमने पैरासाइट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। वन इज एक्टोपैरासाइट, सेकंड वन इज एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो है उसमें पैरासाइट हमेशा होस्ट की बॉडी के बाहर रहेंगे, लिविंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। फॉर एग्जाम्पल फंजाई की एग्जाम्पल ले लें। हमारे जो हेयर्स हैं हेड पर उसमें बहुत सारी जो है वो डैंड्रफ हो जाती है, तो वो फंजाई की वजह से है। तो इस फंजाई का मतलब एक्टोपैरासाइट है जो कि डैंड्रफ कॉज कर रही है इन द हेयर्स। सिमिलरली एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट्स हैं जो कि इनसाइड द बॉडी रिजाइड करेंगे इन द होस्ट। उनमें टेप वॉर्म की एग्जांपल आ जाती है जो कि ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन के अंदर रहती है। ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, आपको पता है इनकी बॉडी टेप की तरह छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बनी होती है। तो ये इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, वहां से फूड गेन कर रहे होते हैं थ्रू सक्कर्स, और वैसे ये बॉडी के अंदर रिजाइड करें तो एंडो का मतलब ही इनसाइड होता है, तो ये एंडो पैरासाइट है। एक्टो का मतलब आउटसाइड होता है, तो ये पैरासाइट बॉडी के बाहर सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट रिलेशनशिप या जो एसोसिएशन है उसको हम सिम्बायोसिस का नाम देते हैं।
Symbiosis is an association between two organisms which bring benefits to both organism. हम अगर ये स्पेसिफिक एसोसिएशन है जो दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान होती है, इनमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों को फ़ायदा ही हो। ज़्यादातर ऐसा इसमें मेन टाइप जो आती है ना वो म्यूचुअलिज्म है, और म्यूचुअलिज्म ये आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म होंगे, दोनों का आपस में रिलेशन होगा और वो दोनों ही एक दूसरे को फ़ायदा देंगे। इसमें पहली एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं रूट नोड्यूल की। रूट नोड्यूल्स आपने पहले भी डिस्कस किया है कि लिग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं, ये लिग्यूमिनस प्लांट्स जो कि पॉड्स बनाते हैं, लिग्यूम उनका फ्रूट है, इसलिए इन्हें लिग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। इनमें पी, बीन आ जाते हैं, मटर और लोबिया वगैरह। ये सिम्बायोटिकली रहते हैं किसके साथ? बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन बनाकर, ठीक है। ये होस्ट हैं और बैक्टीरिया इनके दूसरे पार्टनर है जिसके साथ ये एसोसिएशन बनाकर रह रहे हैं। ये बैक्टीरिया कहाँ पर रहते हैं? ये इन प्लांट्स की रूट्स के अंदर रूट नोड्यूल बनाकर रहते हैं, जिन्हें हम जिससे दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। अब क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो है वो इस रूट नोड्यूल के अंदर रहेंगे और वहां पर नाइट्रोजन फिक्स करके देंगे प्लांट को सॉइल से। सिमिलरली उसको कन्वर्ट करके देंगे अमाइनो एसिड्स के अंदर, क्योंकि होस्ट को अमाइनो एसिड चाहिए अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, अपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। इन रिटर्न होस्ट क्या करेगा? वो इस बैक्टीरिया को फूड और प्रोटेक्शन दोनों चीज़ें प्रोवाइड करेगा। तो ये एक उन्होंने साइक्लिक फॉर्म में बताया हुआ। ये लिग्यूमिनस होस्ट है, रूट नोड्यूल्स हैं जिनमें बैक्टीरिया है, उसमें बैक्टीरिया की एग्जाम्पल राइजोबियम है। होस्ट कार्बोहाइड्रेट यानी फूड और प्रोटेक्शन दे रहा है बैक्टीरिया को। इन रिटर्न बैक्टीरिया अमाइनो एसिड और नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहे हैं होस्ट प्लांट को। सेकेंड एग्जाम्पल दी हुई माइकोराइजा की। Mycorrhiza is also an association between the roots of a plant as well as between the fungi. इसमें प्लांट्स की रूट और फंजाई की एसोसिएशन है। इसमें होस्ट प्लांट पाइन है, हेदर प्लांट्स हैं और बीच है और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे तकरीबन 95% प्लांट्स ये एसोसिएशन बनाते हैं। उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, फंगस की ग्रोथ, फंगस के उनके रूट्स के साथ एसोसिएशन की वजह से। अब क्या करते हैं कि ये होस्ट जो है वो फंगस को कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करेगा। इन रिटर्न फंगस जो है वो मिनरल न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगी जो वो सॉइल से एब्जॉर्ब करेगी। उसके हाइफी होते हैं, धागे हैं बारीक बारीक, वो क्या करते हैं, वो जल्दी से जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके उनको सप्लाई कर देते हैं आगे होस्ट प्लांट को। तो यहाँ पर ये आपको डायग्राम दिखाई हुई है साइक्लिक फॉर्म में। इसके अंदर उन्होंने बताया बीच, पाइन, हैदर, ये सारे क्या हैं, दीज आर होस्ट प्लांट। और फंगस के साथ माइक्रोराइजल एसोसिएशन है। तो ये प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी दे रहे हैं, साथ एंजाइम भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है वहाँ से ये डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से फूड गेन कर सके। वैसे तो इनके पास खुद भी ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो लीफ लेटर से डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर सके, लेकिन प्लांट भी साथ से सप्लाई करता है। और माइक्रोराइजल फंजाई वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट को सप्लाई कर देगी। म्यूचुअलिज्म देखें आगे उन्होंने एक सेपरेट से भी दिया हुआ है कि इसमें वो रिलेशनशिप है जो दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान है, इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है। इसमें लाइकन की भी एक एग्जाम्पल दी हुई है। लाइकन में देखें तो उसमें एसोसिएशन है फंगस की और एल्गी की, ठीक है। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, जिसमें फंगस जो है वो शेल्टर और मिनरल लाइन प्रोवाइड करेगी एल्गी को, यानी प्रोटेक्शन दे रही है और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके दे रही है। एल्गी फोटोसिंथेटिक है तो वो न्यूट्रिएंट फोटोसिंथेसिस करके प्रोवाइड करेगी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी फंगस को। इस तरह दोनों सर्वाइव करेंगे। एक और एग्जाम्पल दी हुई फ्लावरिंग प्लांट की इंसेक्ट्स के साथ। फ्लावरिंग प्लांट और इंसेक्ट भी रिलेशनशिप शो करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको पता है नेक्टर मौजूद होता है फ्लावर्स के अंदर, वो फ्लावर्स नेक्टर प्रोवाइड करते हैं इंसेक्ट्स को जब इंसेक्ट्स उन पे आकर बैठते हैं। और इन रिटर्न इंसेक्ट्स उनके पोलन ग्रेन जो मेल पार्ट हैं स्पॉन्ज की तरह से, वो पोलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह से उनकी रिप्रोडक्शन करवाते हैं। तो ये प्रोसेस म्यूचुअलिज्म कहलाता है। इसमें फ्लावर और इंसेक्ट दोनों को फायदा है। इसी तरह लाइकन्स में फंगस और एल्गी दोनों को फायदा है, ठीक है। ये एक छोटा सा टॉपिक था। इसमें लाइकन के बारे में उन्होंने बताया कि ये डुअल ऑर्गेनिज्म है। डुअल ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है कि जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाकर रह रहे हैं एल्गी और फंजाई। और इसमें लाइकन इसी वजह से बहुत ज़्यादा जो हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन है, लाइक रॉक्स हैं, इसी तरह से बेयर इन्वायरमेंट है,
उनके ऊपर सबसे पहले ये कॉलोनाइज हो जाते हैं, क्योंकि फंगस इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, क्योंकि फंगस हर जगह पर ग्रो करने की एबिलिटी रखती है। कॉमेंसिलिज्म है उसके बाद, ये भी एक टाइप का सिम्बायोटिक रिलेशन ही है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ बेनिफिट होता है। एसोसिएशन ये दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान ही है, लेकिन इनमें से एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट उसको मिलता है, दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उसे ना फायदा होता है और ना ही नुकसान होता है। इट मीन्स द अदर इज नॉट अफेक्टेड एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल शार्क जो है उसके पास एक स्मॉल फिश होती है, रेमोरास जिसे नाम देते हैं, जो उसकी बॉडी के साथ अटैच होती है। शार्क इसको जो भी खाती है ये उसकी बॉडी के साथ अटैच हो जाती है, शार्क को पता भी नहीं चलता। तो शार्क क्या करती है, जो भी खाएगी उसका जो स्क्रैप है, जो बाकी चीजें बच जाएगी, रेमोरास उसे पिकअप कर लेती है, उसे अपने फूड के लिए यूज करती है, और खुद जो है वो उसको इस तरह से पिक एंड ड्रॉप भी मिल जाती है, ट्रैवल करती जाती है शार्क की बॉडी के साथ, और जो वो खा रही है उसकी बाकियात ये खा लेगी, और फूड भी यानी कि इस तरह गेन कर रही है। रेमोरास जो है उसको इस रिलेशन से फायदा है, लेकिन शार्क को ना कोई भी ना बेनिफिट है ना ही कोई हार्म है, तो इसका मतलब शार्क इज नॉट अफेक्टेड एट ऑल। ठीक है, ग्रेजिंग वाला टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली। बायोजियोकेमिकल साइकिल है इसके बाद। केमिकल एलिमेंट दैट इज एसेंशियल फॉर लाइफ इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज बायोजेनिक एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। वो सारे एलिमेंट्स जो कि किसी भी लाइफ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी हैं, उसे हम कहते हैं बायोजेनिक एलिमेंट्स, और इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स भी कहते हैं। टू टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको जो हमें ये ऑर्गेनिजम्स को लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है, ये असल में वो एलिमेंट या न्यूट्रिएंट आप कह सकते हैं जो लार्जर अमाउंट में रिक्वायर्ड है बाय एन ऑर्गेनिज्म। इसमें वाटर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर ये सारे आ जाते हैं, कैल्शियम। माइक्रोन्यूट्रिएंट वो एलिमेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स को स्मॉलर क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, यानी ट्रेस अमाउंट में, जैसे जिंक, मोलिब्डेनम, आयरन, आयोडीन, ये सारे। तो ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स वो साइकिल है जिसमें यही न्यूट्रिएंट एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में साइक्लिक मैनर में मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम मेजर साइकिल पढ़ते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन आपको पता है चीफ रिजर्वायर है, एयर में बहुत ज़्यादा मौजूद है, 78% एयर में ये मौजूद होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसकी फिक्सेशन के अंदर। ठीक है, क्योंकि 78% नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा होने के बावजूद कोई ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो बेसिकली लिमिटिंग फैक्टर का काम कर रही है फॉर प्लांट ग्रोथ, क्योंकि इसकी कमी होती रहती है। कमी क्यों हो रही है? क्योंकि ये नाइट्रोजन इजीली अवेलेबल नहीं होता, इस फॉर्म में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता N2 की फॉर्म में। तो वो प्रोसेस जिसके दौरान इस नाइट्रोजन को सर्कुलेट किया जाता है, रीसर्कुलेट होती है एनवायरनमेंट में, वो प्रोसेस नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल जो है वो गिवन है। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 प्रिंसिपल स्टेजेस बताई हुई हैं, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और असिमिलेशन। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो नाइट्रोजन फिक्स हो रही है विद द हेल्प ऑफ रूट निड्यूलेटेड बैक्टीरिया राइजोबियम, जो रूट्स के अंदर निड्यूल में रहते हैं, वो इसको फिक्स करें अमोनियम आयन की फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में, अमोनिया पूल है। ठीक है, वो प्रोसेस इस दौरान ये फिक्सेशन और इसको अमोनिफिकेशन कह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अमोनिफिकेशन है। अमोनिफिकेशन में जो डीकम्पोजिशन है होती है ऑर्गेनिक मटेरियल की, जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक प्रोटीन, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ये सब ब्रेक डाउन की जाती है इनकी। और फिर जाहिर सी बात है फंजाई और बैक्टीरिया ही जो सॉइल डिवेलिंग है, सॉइल में रह रहे होते हैं, वही इनकी डिकम्पोजिशन करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ से प्रोटीन्स को और अमाइनो एसिड को यूज करते हैं, जबकि एक्सेसिव अमाउंट में जो अमोनियम आयन है उन्हें रिलीज कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद होती है नाइट्रिफिकेशन। आप देख रहे हैं अमोनियम आयन नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो रहे हैं नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स में। यहाँ पर नाइट्राइड्स में जो बैक्टीरिया कन्वर्ट करें वह है नाइट्रोसोमोनास, और वो बैक्टीरिया जो नाइट्राइड्स को नाइट्रेट में बदल रहे हैं वह है नाइट्रोबैक्टर। ये प्रोसेस कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो नाइट्रिफिकेशन में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो सॉइल में रिजाइड करते हैं, वो अमोनिया और अमोनियम आयन को ऑक्सीडाइज करके आगे कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में, जिन्हें हम नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स फर्दर यूटिलाइज हो जाते हैं बाय प्लांट्स और एनिमल। ठीक है,
और इस तरह जब ये दोनों डेड होंगे तो डीकम्पोजर वापस या तो अमोनिफिकेशन कर देंगे या फिर यहाँ से रिसाइकलिंग कर देंगे इन सारे न्यूट्रिएंट की इनटू एटमॉस्फेयर। तो ये प्रोसेस होगा डीनाइट्रिफिकेशन का, ठीक है। तो प्लांट्स डायरेक्टली इनको यूटिलाइज कर लेते हैं, अमोनियम आयन को भी और नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स को भी। अब प्लांट्स क्या करें, इससे अपना प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अपने प्रोटीन्स बना रहे हैं, एनर्जी रिक्वायर करें। इस प्रोसेस को असिमिलेशन का नाम देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अमोनियम आयन जो है वो कार्बन सोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या अमाइनो एसिड प्रोटीन वगैरह के अंदर, ताकि प्लांट्स उनको यूटिलाइज कर सके, ठीक है। आगे नाइट्रोजन डिप्लीशन दिया हुआ है, ये डीनाइट्रिफिकेशन के हवाले से एक टॉपिक है, ये भी साथ ही इंक्लूडेड है नाइट्रोजन साइकिल के। जब भी आपको यहाँ तक आपने इसको मेंशन करना है डीनाइट्रिफिकेशन तक। तो नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट अपीयर होता है, सेल्फ सस्टेनिंग है, यानी कि खुद ब खुद चलता रहता है, जिसमें नाइट्रेट्स लॉस भी हो रहे होते हैं थ्रू सॉइल इरोजन, फायर, वाटर, ठीक है। क्योंकि जब आप वाटर सप्लाई करते हैं तो ये नाइट्रोजन हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स से ही ये सप्लाई कर रहे होते हैं नाइट्रोजन सोर्स, तो ये पानी के अंदर साथ बहते हुए डीपर लेयर में चले जाते हैं, इसको हम लीचिंग कहते हैं। तो फिर रूट्स को ये अवेलेबल नहीं होते जब बहुत डीपर चले जाएंगे, तो इसीलिए इनकी कमी रहती है प्लांट्स को। तो नाइट्रेट्स जो हैं वो लॉकअप भी हो जाते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल की फॉर्म में। तो जब ऑर्गेनिज्म डेड होते हैं तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया ऑक्सीजन कैरी करते हैं इस प्रोसेस से, और कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया भी हैं जो कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। वो क्या करते हैं, नाइट्रेट्स को रिलीज करवाते हैं N2 की फॉर्म में, तोड़ देते हैं इनको ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस में से और इनको रिलीज करवा देते हैं एयर में, और ये प्रोसेस कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। इसके अलावा जो है ये डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो लॉकअप हो जाएगा, और इस तरह से कभी भी नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी एयर में मौजूद है वो भी स्टेबल नहीं रहेगी और वो कम होना शुरू हो जाएगी ऑब्वियसली। तो इसीलिए सॉइल नाइट्रोजन रिसोर्सेज को स्ट्रेंथन करने के लिए हम ऐड करते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ठीक है, जिससे क्या होता है सॉइल की फर्टिलिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही होती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने नाइट्रोजन साइकिल और कुछ रिलेशनशिप स्टडी के, इसमें प्रीडेटर प्रे रिलेशन था, पैरासिटिज्म था, और इस तरह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली म्यूचुअलिज्म और देन कमेंसलिज्म हमने स्टडी किया। इसके अलावा नाइट्रोजन साइकिल में आपने ये याद रखना है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये बैक्टीरिया की मदद से भी हो सकती है सिम्बायोटिकली, और ये तो हो गई ना बायोलॉजिकल, क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। इसके अलावा नॉन बायोलॉजिकल भी हो सकती है फिक्सेशन। नॉन बायोलॉजिकल का मतलब ये है कि उसमें जो है वो कोई लाइफ इन्वॉल्व नहीं है, जैसे थंडरिंग का प्रोसेस होता है, बादल गरजते हैं तो हवा में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अवेलेबल है, तो वो अमोनिया बना रहे होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्स हो रही, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो वो ऑक्साइड्स बना रहे होते हैं नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस आर्टिफिशियली हो रहा होता है, इसी तरह नेचुरली हो रहा होता है, लेकिन मतलब विदाउट लाइफ हो रहा होता है। इसी तरीके से आर्टिफिशियली भी हम करवाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन इंडस्ट्रीज के अंदर, उसमें हम क्या करते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आर्टिफिशियली कंबाइन करवा लेते हैं और अमोनिया बना लेते हैं। तो ये प्रोसेसेस भी साथ साथ चल रहे हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व है। तो आपने याद रखना है टोटल 5 प्रोसेसेस हैं, 5 स्टेप्स हैं इस नाइट्रोजन साइकिल के। नंबर 1 इज नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल हो सकती है। नंबर 2 इज अमोनिफिकेशन। नंबर 3 इज नाइट्रिफिकेशन जिसमें नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स बनेंगे। अमोनिफिकेशन में अमोनिया की प्रोडक्शन है अमोनियम आयन की। देन होगी असिमिलेशन, यूटिलाइज होंगे इसमें नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स या अमोनियम आयन बाय प्लांट्स और एनिमल। और 5th वन है डीनाइट्रिफिकेशन जिसके अंदर रिसाइकलिंग हो जाएगी नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स की वापस N2 की फॉर्म में इनटू एयर, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। होपफुली आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। Thank you so much.